नमस्कार करता हूं, स्वागत करता हूं आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। मेरा नाम है आदित्य झा। डेंगू के 50% से ज्यादा मरीज शहरों में हैं। 3 दिन में डेंगू से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। मृतकों में डॉक्टर्स, नर्सेज, नर्सिंग छात्रा, बिजनेसमैन। जयपुर, कोटा, पाली में मिले थे तीनों मरीज। अस्पताल में बढ़ रही है मरीजों की भीड़। गांव से ज्यादा शहरों और कस्बों में मरीज देखने को मिल रहे हैं, बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बारिश के बाद डराने लगा है डेंगू का डंक। जयपुर ग्रामीण, जयपुर में ज्यादा खतरा देखने को मिल रहा है। उदयपुर, बीकानेर में ज्यादा मरीज मिल रहे हैं और इस मौसम में लापरवाही बिल्कुल नहीं की जाए तो सबसे बेहतर। लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती है। अपने आसपास सफाई का ख्याल रखना होगा हम सभी को और घर के आसपास पानी जमा होने नहीं देना होगा। डेंगू से लोग परेशान हैं। क्या है निपटने का प्लान? डेंगू से सावधान कैसे रहें? कैसे अपनी जान बचाई जा सकती है? हर साल हम आपको बता दें करोड़ों खर्च किए जाते हैं, करोड़ों, फिर भी डेंगू हावी है। कागजों में तैयारी है, लेकिन फिर भी जान पर क्यों ये भारी है? हर साल बनता है प्लान, फिर क्यों नहीं है कोई समाधान? डेंगू का प्रभाव, जमीन पर तैयारी का अभाव, आखिर ऐसा क्यों? हर साल खतरा है, फिर भी नहीं सजगता है। सजग रहें तो 50% कम हो सकते हैं मरीज। राजस्थान में बाढ़ बारिश के बाद जल जमाव के कारण मच्छर पनप रहे हैं। मच्छरों के पनपने के कारण प्रदेश में डेंगू के मामले भी बढ़ रहे हैं। ताजा मामला कोटा से आया है, जहां पर एक छात्रा की डेंगू के कारण मौत हो गई। इटावा की रहने वाली छात्रा नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी। 22 सितंबर को छात्रा को पहली बार बुखार आया। 23 सितंबर को आई रिपोर्ट में डेंगू की पुष्टि हुई। सेहत ठीक होने पर 2 दिन बाद छात्रा अपने घर इटावा चली गई। घर पर छात्रा अचानक बेहोश हो गई। ज्यादा तबीयत बिगड़ने पर छात्रा को कोटा रेफर कर दिया गया। कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में छात्रा की हालत क्रिटिकल हो गई थी और 25 तारीख को छात्रा की पल्स नहीं आ रही थी। डॉक्टरों ने छात्रा को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन छात्रा ने दम तोड़ दिया। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर आशुतोष शर्मा ने बताया कि नाजिया की स्थिति बेहद गंभीर थी। काफी प्रयास के बाद भी उसे नहीं बचाया जा सका। इस छात्रा की रिपोर्ट में डेंगू पॉजिटिव आई थी, लेकिन मौत का कारण क्या रहा, इसकी रिपोर्ट हमें अभी अस्पताल से नहीं मिली है। कोटा में अब तक 178 डेंगू के पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। कुछ दिनों पहले दौसा जिले में तैनात एक महिला डॉक्टर ज्योति मीणा की डेंगू बीमारी के कारण मौत हो गई थी। पिछले 3 दिनों से डॉक्टर ज्योति मीणा को डेंगू था। महिला डॉक्टर इलाज के लिए ओपेक्स हॉस्पिटल जयपुर में भर्ती हुई थी, जहां पर उनकी प्लेटलेट्स गिरती गईं और 12,000 तक प्लेटलेट्स गिरने पर उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया। तमाम जरूरी इलाज के बाद भी उन्हें नहीं बचाया जा सका। डेंगू से मौत की खबरें डराने वाली हैं। कुछ दिनों पहले हमने बांसवाड़ा की ये तस्वीर दिखाई थी, जहां पर एक ही बेड पर 2-2 डेंगू के मरीजों का इलाज चल रहा है। अस्पतालों की बदहाली और आसपास की गंदगी को देखकर लगता है कि कैसे इन बीमारियों से निपटने के लिए अस्पताल प्रशासन लापरवाह है। और कुछ दिनों पहले पाली में एक बिजनेसमैन की डेंगू के कारण मौत हो गई थी। हालांकि बीच बीच में डेंगू से बचने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। स्कूली बच्चों से लेकर आम लोगों तक डेंगू से बचने के उपाय बताए जा रहे हैं। सरकार को तैयार रहने की जरूरत है। अस्पतालों का दुरुस्त होना जरूरी है, तभी हम मौसमी बीमारियों और गंदे पानी में पनपने वाली बीमारियों से बच पाएंगे। जी हाँ, तो डराने लगा है डेंगू। आज इसी विषय पर चर्चा होनी है। इसी विषय पर हम हमारे तमाम गेस्ट से बात करेंगे। हमारे साथ आज स्टूडियो में जुड़ रहे हैं अरुण शर्मा, जो कि पार्षद हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर राहुल पराशर। डॉक्टर राहुल पराशर जो हैं प्रोफेसर हैं और जेएसी जयपुर में। डॉक्टर रघुवीर सिंह, जो सीनियर कंसल्टेंट हैं एसजीके अस्पताल में। तो आज हम बात करने वाले हैं डेंगू की। हम बात करने वाले हैं कि डेंगू के 50% से ज्यादा मरीज शहर में हैं। आखिर ऐसा क्यों है? 3 दिन में डेंगू से 3 लोगों की मौत हो गई है। आखिर ऐसा क्यों है? शाकर अली हमारे साथ संवाददाता कोटा से जुड़ेंगे। डॉक्टर राहुल पराशर हमारे साथ होंगे, प्रोफेसर जेएसी जयपुर में। डॉक्टर रघुवीर सिंह होने वाले हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं एसजीके अस्पताल में। तो पहले तो मैं जयपुर चलना चाहूँगा। डॉक्टर पराशर प्रोफेसर हैं हमारे जेएसी में, उनके पास। पराशर साहब, एक बात बताइए कि 50% से ज़्यादा मरीज शहरों में हैं। 3 दिन में डेंगू से 3 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग छात्रा हैं, बिजनेसमैन हैं।
आखिर इसकी रोकथाम क्यों नहीं हो पा रही है? कहां पर लैकिंग है? सर, जहां तक मुझे लगता है लेकिन हमारे खुद के ऊपर ही है। हम खुद ही अपने प्रिवेंशन के लिए, अपनी हाइजीन को मेंटेन करने के लिए उतने जागरूक नहीं है जितना हमें होना चाहिए। बारिश के मौसम में वैसे भी, जैसा हमारे आयुर्वेद के अंदर बोलते हैं कि बारिश के मौसम में बल या उसकी इम्यूनिटी बहुत वीक हो चुकी होती है पर्सन की, और उस टाइम पर भी हम अगर खुद का ध्यान न रख सकें तो इसके लिए जिम्मेदार तो हम खुद ही होंगे। अगर आसपास कहीं पानी भरा हुआ है और हमने ही उसको गौर से नहीं देखा है, हम अपनी पेरी बना के रखते हैं सिर्फ अपने घर को, पर मच्छरों को तो घर के, मतलब मच्छरों को पता नहीं है कि ये राहुल का घर है या रमेश का घर है। वो तो अपने अकॉर्डिंग एंटर करेंगे जहां उनको रास्ता मिलेगा। और ऐसी पोजीशन के अंदर जब कहीं पानी भरा हुआ है और मच्छर पनप रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो इस वायरस को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे। पर अगर वो किसी को भी बाइट करते हैं, मॉस्किटो बाइट होता है, तो अपने वायरस को उसको डोनेट भी करेंगे। और इस पोजीशन के अंदर इसकी संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि हमें अगर प्रिवेंशन के बेस पर जाना है तो फिर हमको खुद को अपना हाइजीन मेंटेन करना पड़ेगा। और इसके लिए जागरूकता सरकार की एक अपनी जिम्मेदारियां हैं, वो अपने लेवल पर अपना काम करती हैं, पर मूल रूप से तो हमें खुद को अपनी सुरक्षा रखनी चाहिए और उसके लिए हमें खुद को ही जागरूक होना पड़ेगा। अभी हम कोई छोटा सामान परचेज करने जाते हैं तो हम 3 जगह पे तलाश करते हैं। हम उस चीज को परचेज करने के लिए अगर जागरूक हैं तो अपनी हाइजीन के लिए भी हमें जागरूक होना चाहिए। तो मेरा तो ऐसा मानना है कि खुद की पर्सनल जो हाइजीन है उसको अगर हम मेंटेन रखें, अपने आसपास के एनवायरनमेंट की हाइजीन को अगर मेंटेन रखते हैं तो मेरे हिसाब से वो एक अच्छा वो रहेगा। और यही इसको बचाने का एक सबसे अच्छा तरीका भी है, इससे बचने के लिए। नहीं, बिल्कुल। डॉक्टर पराशर, मैं आपके पास आऊंगा। एक बार शाकिर अली के पास चलना चाहूंगा, हमारे संवाददाता कोटा में एक मौत हुई है छात्रा की। शाकिर, डॉक्टर राहुल पराशर कह रहे हैं कि हम जब तक अपने पर्यावरण को, अपने पेरिफेरी को अच्छे से नहीं रखेंगे, साफ सुथरा नहीं रखेंगे, हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं देंगे, तब तक बचने की संभावनाएं नहीं हैं, क्योंकि तभी उससे बचा जा सकता है। लेकिन शाकिर, हमें जानकारी ये मिली है कि ये जो बच्ची थी, छात्रा थी, उसको जब डेंगू हुआ तो उसने इलाज ज़रूर कराया, और उसके बाद में ज़रूर राहुल आपके पास आना चाहूँगा, डॉक्टर रघुवीर सिंह जी से भी बात करेंगे। इलाज के बाद क्या इलाज कराया लेकिन फिर भी उसे बचाया नहीं जा सका? क्या पूरा मामला शाकिर कोटा का? जी देखिए, बिल्कुल उसने इलाज कराया और उसकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी, और उसके बाद में वो इलाज के बाद वो अपने गांव वापस चली गई थी। गांव में जब वापस तबीयत खराब हुई तो उसको लाया गया कोटा के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में, और वहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस हॉस्टल में वो रह रही थी वो हॉस्टल 1965 का बना हुआ है। एक तस्वीर आपको इस पुरानी बिल्डिंग की हम दिखाना चाहेंगे। आज जब जिस तरह से पूरा मामला सामने आया है, उसके बाद में इस हॉस्टल को खाली करवा दिया गया है और अब यहाँ पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। जो नोडल अधिकारी हैं उन्होंने भी कुछ देर पहले ही इसका निरीक्षण किया है, और पूरा मामला जो है किस तरह से जो है नाजिया का मामला रहा, जो छात्रा जिसकी मौत हुई है, उसके बारे में भी बात करेंगे। सर, अभी आपने हॉस्टल का निरीक्षण किया, इमारत जर्जर है, कई सारी अव्यवस्थाएं हैं यहाँ पर। हाँ, व्यवस्थाएं हैं। इसके लिए हमने काफ़ी बार लिखा भी, लेकिन क्योंकि फंड इसके लिए अलॉट राजस्थान सरकार से नहीं हो रहा है, और जो कुछ आता है उसमें छोटे मोटे काम हो पाते हैं, जो ये बाथरूम के काम, नाली का काम, इसके लिए फंड मतलब काफ़ी ज़्यादा चाहिए। और एक बार हमने PWD के एक्शन की भी विजिट कराई थी। उन्होंने जो एस्टीमेट बना के दिया आज से 2 साल पहले, वो 27 लाख का एस्टीमेट दिया था, जो किसी भी हिसाब से हमें मिला नहीं। और आप उस छात्रा के इलाज के लिए दौरान भी आप मेडिकल कॉलेज भी गए थे, क्या स्थिति थी सर? मैं छात्रा की जैसे ही हमें पता चला यहाँ के प्रिंसिपल साहब से, तो वो एक दिन पहले उसको फीवर आया था, दूसरे दिन उसको जांच कराई थी, और बुधवार को दिन उसकी जांच की रिपोर्ट आई थी। और जांच की रिपोर्ट आने के बाद में उसने कहा कि सर, मैं छुट्टी पे तो हूँ, ज़्यादा बुखार नहीं है, ठीक हूँ, मैं घर जाना चाहती हूँ ताकि मैं थोड़े दिन आराम कर लूँ। और यहाँ से वो घर चली गई थी। जिस दिन घर गई उस दिन ठीक थी। दूसरे दिन भी दोपहर तक उसकी माँ से के साथ मेरी बात हुई। माँ भी उसकी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ही है। जो मैं वहाँ पे मेडिकल कॉलेज में जब आया तब उनसे बात करी, तो उन्होंने कहा कि दूसरे दिन भी 1-1:30 बजे तक बिल्कुल ठीक थी, और हम 3-4 बजे उसके ड्रिप लगनी थी। ड्रिप लगवाने के लिए हेल्थ सेंटर पे गए, वहाँ ड्रिप चल रही थी, और ड्रिप चलते चलते कि बेहोश हो गई, उनका ये कहना है। फिर हम 108 से यहाँ
मेडिकल कॉलेज लेके आए। प्रिंसिपल साहब के फोन पे बताया गया मेरे को कि अपनी एक छात्रा है वो काफ़ी सीरियस है, तो मैं खुद मेडिकल कॉलेज पहुंचा। उस टाइम वो मतलब लगभग बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में थी। उसका पहले का मैंने ईसीजी देखा जिसमें भी काफ़ी दिक्कत थी, तो मैं फिर उसको चेक किया मेरे स्तर पे, तो रेस्पॉन्स नहीं दिखा। जो ड्यूटी डॉक्टर मेडिसिन के बैठे थे उनको बुलवाया, ईसीजी करवाया, तो ईसीजी में उस टाइम उसको डेथ डिक्लेयर कर दी थी। और जैसा इनसे जो मैं अभी तक देखता आया हूँ कि डेंगू से इतना जल्दी ऐसे हो जाए, तो वो एक चिंता का विषय भी है। और कोई और भी आप क्या मानते हैं, अब इसकी डेथ ऑडिट रिपोर्ट आने पर ही खुलासा होगा कि अगर डेंगू से संदिग्ध मौत माना जा रहा है? क्योंकि इसका एलाइजा पॉजिटिव आया है, तो अब कॉलेज से जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद में हम कह पाएंगे कि भाई ये डेथ कैसे हुई, क्या हुआ। क्योंकि वो वहाँ से रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट बना के भेजेंगे, वो 1-2 दिन में हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद में पता रहेगा कि क्या हकीकत कारण था। और भी बच्चियां बीमार है सर? यहाँ बीमार है, कुछ बच्चियों के बुखार आया, सबकी जांच करवाई, उनमें 1-2 बच्चियों के डेंगू पॉजिटिव आया। उनकी रिपोर्ट मैं भी फोन पे बात करके ले रहा हूँ, और हमारे प्रिंसिपल साहब भी उनसे लगातार कांटेक्ट में बने हुए हैं। उनसे शाकिर एक बार आपको एक बार रोकना चाहूंगा। शाकिर, सबसे दिन में 2 बार बात होती है और पूछा जा रहा है कि आप क्या दवाई ली, क्या नहीं ली, सारी जानकारी। ठीक है शाकिर, एक बार रोकना चाहूंगा, डॉक्टर रघुवीर सिंह जी के पास चलना चाहूंगा। डॉक्टर रघुवीर, मैं आपसे एक बहुत बेसिक सवाल पूछना चाहता हूं, हमारे तमाम दर्शक इसको देख रहे होंगे। जो हुआ, नाजिया जिस बच्ची की मौत हो गई, उसके साथ यही हुआ कि 22 सितंबर को उसकी हालत ख़राब हुई, बुखार आया, उसके बाद वो 23 सितंबर को गई, पुष्टि हो गई कि डेंगू है, तबीयत में सुधार आया, उसके बाद वो घर लौट गई। मान लीजिए किसी एक बेसिक, मैं कह रहा हूँ मेरे ही साथ अगर ऐसा हो कि मुझे बुखार आए, पता चल जाए कि डेंगू है, लेकिन मुझे लगे कि भाई मैं अब कॉलेज में नहीं रह सकता, हॉस्टल में नहीं रह सकता, मुझे घर जाना चाहिए, क्या उस स्थिति में मुझे घर जाना चाहिए या नहीं? मुझे जहां पर हूं वहां पर हॉस्पिटलाइज होना चाहिए, घर नहीं जाना चाहिए? मतलब डेंगू की स्थिति में करना क्या चाहिए लोगों को अगर पता चल गया कि डेंगू है, पुष्टि हो गई इसकी? देखिए, वंस डायग्नोस हो गया कि डेंगू है, उस समय उसको प्रॉपर केयर और ट्रीटमेंट की जरूरत है, उसको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत भी है और उसको प्रॉपर अटेंशन की जरूरत है। सपोज डेंगू हो गया, डेंगू की 3 फेज है। एक सिंपल फेब्राइल इलनेस जो 24 से 48 घंटे चलती है, जैसे फीवर है, नोशिया है, हेडेक है, वॉमिटिंग है, तो ये सब सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। तो अगर वो ओपीडी बेसिस पर टेबलेट से उसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट क्योर हो रहा है तो ठीक है, वो घर में ले सकती है, लेकिन उसको विसिनिटी हॉस्पिटल फैसिलिटी जहाँ है उसके आसपास रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो फिब्राइल इलनेस है सेकंड कैटेगरी क्रिटिकल इलनेस में कन्वर्ट हो जाती है। अच्छा। और जब क्रिटिकल इलनेस में जाती है तो उसमें सडन प्लेटलेट डाउन होती है, मेम्ब्रेन से फ्लूइड लीकेज होता है, प्लाज्मा लीकेज होता है, ऑर्गन फेलियर की स्थिति भी बन सकती है। तो उसमें अपने को अब जो मेडिकल स्टूडेंट है या जो भी जागरूक व्यक्ति डॉक्टर रघुवीर होना चाहिए। डॉक्टर रघुवीर, एक बात बताइए, जैसे आप बोल रहे हैं कि सडन इलनेस में तब्दील हो जाता है, सडन प्लाज्मा काउंट होता है, तो कितना देर हमारे पास रहता है? मान लीजिए कि किसी को डेंगू हो गया, वो घर जाना चाहता है, तो कितने घंटे उसके पास होंगे? 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, अगर वो घर जाना चाहे तो? नहीं, इट इज नॉट एडवाइजेबल। इट इज नॉट आपको घर जाए, अगर घर के पास में कहीं वहाँ हॉस्पिटल है, फैसिलिटी है, अच्छी है, तो ठीक है। वंस आपको डायग्नोस हो गया डेंगू है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए। ट्रीटमेंट होने के बाद में ही उसको एडवाइजेबल है कि वो घर जाए, रेस्ट करे, जो भी, क्योंकि ये 7 से 8 दिन की बीमारी है। कम से कम 2-3 घंटे, 2-3 दिन फेब्राइल इलनेस चलती है, 2-3 दिन क्रिटिकल इलनेस होती है, रिकवरी फेज में भी 2-3 दिन लगते हैं। तो ये 7 to 8 डे और 8 डे बाद में वापस ये रिकवरी फेज में आता है। तो ये पूरे टाइम पर एक प्रॉपर केयर और उसको अच्छा हेल्थ एजुकेशन, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, ये सारी बातें बतानी बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, एक बात बताइए कि हर साल हम करोड़ों खर्च करते हैं, फिर भी आखिर ये डेंगू हावी क्यों है? कागजों में हम तमाम तैयारी दिखाते हैं, लेकिन फिर भी लोगों की जान क्यों जा रही है? कहां पर फॉल्ट है? हर साल अपन बरसात नहीं रोक सकते, हर साल कभी कभी बाढ़ भी आ जाती है। तो बेसिकली ये तो प्राकृतिक आपदाएं हैं,
वो एक अलग मेजर। लेकिन स्पेसिफिक प्रोटेक्शन जो है आपके घर के आसपास में, आपके घर में, फ्रिज में, कूलर में, आपके पुराने बड़े जूतों में, टायर में, ट्यूब में कई पानी इकट्ठा होता है। और ये जो पानी इकट्ठा होता है उसमें मच्छर पनपते हैं, और इस मच्छर ही मॉस्किटो इस डेंगू वायरस का कैरियर है। तो अपने को पहले तो जागरूकता अपने खुद के घर के लेवल पर या समाज के या सोसाइटी के लेवल पर होना चाहिए कि अननेसेसरी पानी इकट्ठा नहीं हो, मच्छरों को पनपने नहीं दें, बार बार अपने फ्रिज को देखें। इवन फ्रिज की जो ट्रे नीचे होती है उसमें मॉस्किटो पनप जाते हैं। फिर गवर्नमेंट नो डाउट आपकी हेल्थ एजुकेशन आपके टीवी के माध्यम से, आपके अखबार के माध्यम से, पैम्पलेट के माध्यम गवर्नमेंट बहुत प्रचार करती है, वो एक अलग चीज है। लेकिन बहुत सारे जो लार्ज स्केल पे जहाँ पानी होता है वहाँ कई गैम्बूशिया, फिश वगैरह इस तरह का कल्चर करती है, और वो भी डालना चाहिए। तो ये सारे सतत चलने वाले प्रोग्राम है, इसमें ऐसा नहीं है कि वन टाइम प्रोग्राम है। ये तो आपको गवर्नमेंट के लेवल पर, समाज के लेवल पर और इंडिविजुअल हाउस लेवल पर उस पर केयर करने की जरूरत है, तभी अपन इस चीज पर कंट्रोल कर सकते हैं। डॉक्टर राहुल, एक बात बताइए, डॉक्टर रघुवीर कह रहे हैं कि इंडिविजुअल लेवल पर हमें केयर करने की जरूरत है। जो ट्रेस भी होता है, स्पेशली जो हम रेफ्रिजरेटर्स में देखते हैं, और कई बार हम लोग ने देखा है कि हॉस्टल्स में ऐसे ट्रेस हैं या जहां पर मच्छर आपको दिखते भी हैं। क्या कुछ प्रिकॉशन बच्चे ले सकते हैं? आप खुद एक प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, क्या कुछ बच्चे प्रिकॉशंस ले सकते हैं कि उनको डेंगू ना हो, या उनकी मौत की तो बात की बात, लेकिन डेंगू ना हो? प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या हो सकते हैं? देखिए सर, जैसा अभी डॉक्टर रघुवीर सर ने बताया कि आसपास जहां भी पानी भर रहा है उसको हम खुद जज करते रहे। अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों से भी ज्यादा जिम्मेदारी उनकी पेरेंट्स की बनती है। वो उनके घर की और स्कूल की हाइजीन को एक बार देखते रहे, वहां कहीं पानी भरा हुआ नहीं है या वहां मच्छर तो नहीं पनप रहे हैं। इसके अलावा क्या है, छोटे बच्चों में जो स्कूल गोइंग जो बच्चे हैं, ज्यादातर वो अभी समर जस्ट निकली है और रेनी सीजन अभी भी राजस्थान में चल रहा है। इस टाइम में वो सब लोग हाफ पैंट में जाते हैं, है ना, और वही उनका स्कूल जाने का, स्कूल में रुकने का और वापस स्कूल से आने का टाइम होता है जब वो सबसे ज्यादा मच्छरों को लेकर के एक्सपोज होते हैं। और उस हाफ पैंट हाफ शर्ट वाली इस पोजीशन के अंदर मच्छर निश्चित रूप से उनको कहीं ना कहीं या तो वैन में या स्कूल की बस के अंदर या ऑटो में या जाते आते हुए जैसे भी जिस माध्यम से वो जाते हैं उस माध्यम में उनके ऊपर उस मॉस्किटो का अटैक होने की पूरी संभावना रहती है। तो सबसे पहले तो हम इस कोज को ही खत्म करें। तो उसके लिए तो जो सर ने बताया कि जैसे जहां भी पानी इकट्ठा हुआ रखा है हम उसको हटाएं वहां से, या फिर उसके अंदर कुछ इस टाइप का केमिकल डालें कि वहां मच्छर पनप ना पाए, पहली चीज। दूसरी चीज इसमें सबसे जो वो है कि जो भी मॉस्किटो रिपेलेंट आते हैं मार्केट में, ऐसी कोई भी बहुत सारे से ओडोमास है या और इस टाइप की बहुत सारी चीजें आती हैं जो कि मच्छरों से हमें बचा सकती हैं, तो उस टाइप के हमें मेजर्स काम में लेने चाहिए। और स्पेशली स्कूल गोइंग बच्चों के लिए, कॉलेज गोइंग जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ये है कि वो अपनी फुल बाहर की शर्ट पहने और फुल पैंट पहन करके जाएं, और जो ओपन एरिया होता है स्किन का एरिया, वहां पर भी कुछ इस टाइप का कोई भी मतलब ऑइंटमेंट या कुछ लगा करके जाएं जिससे कि मच्छर उन तक न पहुंच पाए। एक बार को अगर मच्छर से बच गए तो एक फर्स्ट तो आप मान के चलिए कि आपने एक प्राइमरी लेवल पे प्रिवेंशन कर लिया। सेकंड प्रिवेंशन है उनकी खुद की अपनी इम्यूनिटी को बिल्डअप करना या खुद को स्ट्रेंथन करना। देखिए सर, डेंगू में जैसा सर ने बताया कि कुछ पेशेंट्स ही होते हैं जो हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं, उसमें से भी क्रिटिकल पोजीशन में जाने वाले और भी कम पेशेंट्स होते हैं। ज्यादातर पेशेंट वो होते हैं जो समय के साथ रिकवर होकर के 5 to 6 डेज के अंदर वापस अपने घर पर या अपनी रूटीन लाइफ के अंदर आ जाते हैं। इसका मतलब उनमें और दूसरे पेशेंट में डिफरेंस क्या है? उनमें और दूसरे पेशेंट के अंदर डिफरेंस है उनकी अपनी इम्यूनिटी का, अपने न्यूट्रिशनल लेवल का। करेक्ट। ठीक यही पोजीशन डेंगू के अंदर भी है। अगर किसी पर्सन का, किसी स्टूडेंट, किसी बच्चे का, किसी भी आदमी का अगर न्यूट्रिशन लेवल बहुत अच्छा रहा है ड्यूरिंग डेंगू भी, उसने इस टाइप के मेजर्स काम में लिए हैं, फ्रूट जूस लिए हैं, सूप लिया है, लिक्विड डाइट पर रहा है, कैसे भी करके उसने अपने 3, 4, 5 दिन जो है जब तक एक डेंगू का वायरस ज्यादा इफेक्टिव होता है तब तक के उसने इस प्रोटोकॉल को अगर पूरा कर लिया है तो मान के चलिए कि वो क्रिटिकल पोजीशन में नहीं जाएगा। मतलब डॉक्टर राल, आप कह रहे हैं कि अगर कोई बच्चा है जो न्यूट्रिशन खा रहा है, जो आजकल की चीजें नहीं खा रहा है, मैगी नहीं खा रहा है, जो भी और तमाम जो नूडल्स होते हैं वो नहीं खा रहा है, न्यूट्रिशन अच्छे जूस पी रहा है, ग्रीन वेजिटेबल्स खा रहा है, तो अगर उसे डेंगू होता है तो वो जल्दी ही रिकवर कर जाएगा, आप ये कह रहे हैं ना डॉक्टर राहुल? बिल्कुल सर, मैं ये भी कह रहा हूँ जल्दी रिकवर भी हो जाएगा। दूसरे डेंगू के जो सिम्टम्स हैं वो सारे के सारे क्रिटिकल पोजीशन में भी उसके अंदर नहीं जाएंगे। और तीसरी और उससे बड़ी चीज वो ये है कि अगर जाएंगे भी
तो बहुत जल्दी रिकवरी भी हो जाएगी उसकी। बहुत जैसे जल्दी। आप हम प्लेटलेट्स की बात करते हैं ज्यादातर डेंगू के अंदर, मतलब आम आदमी वो चाहे और सीबीसी के अंदर और कुछ समझे चाहे ना समझे, पर इस सीजन के अंदर प्लेटलेट्स काउंट के बारे में जरूर समझ जाता है, बिल्कुल। जब मतलब न्यूज़पेपर से, आप लोगों के माध्यम से, हर तरीके से। और आप देखिए कि किसी किसी की प्लेटलेट तो बिलो 50,000 तक भी चली जाती है और हॉस्पिटलाइज्ड होता है, और बहुत सारे ऐसे हैं जो ठीक है नीचे आता है उनका लेवल, पर वो 1,50,000 या 2 लाख तक आता है, नीचे टच होता है, और अगले ही दिन वापस उसके अंदर रिकवरी शुरू हो जाती है। बिल्कुल। और एक बार रिकवरी मोड में प्लेटलेट्स आना शुरू हुई, आप मान के चलिए कि अब डेंगू का इफेक्ट जो आपकी बॉडी पर हो रहा है वो लगभग कम होने लग गया है। अब आप सिंपल डाइट वगैरह के थ्रू उसको ठीक कर सकते हैं। तो मेरा मानना तो यह है कि अगर हमने न्यूट्रिशन लेवल को प्रॉपर रखा और हाइजेनिक मीडियम को प्रॉपर रखा, अपने स्पेशली एनवायरमेंटल हाइजीन को अगर ढंग से रखा, तो अपना काम बड़े आसानी से चल जाएगा। ठीक है। और इस डेंगू से बहुत आसानी से हम निजात पा सकते हैं। ठीक है, ठीक है डॉक्टर राहुल, मैं आपके पास आता हूं। हमारे साथ पार्षद अरुण शर्मा जुड़ गए हैं जयपुर से। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। एक बात पार्षद साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि वही जो मैं थोड़ी देर पहले पूछ रहा था कि हमारे पास बड़े बड़े प्लान्स हैं, हमारे पास इंतज़ाम एक से एक हैं, हम सफाई भी करते हैं, हर जगह हमारे पास रिपोर्ट्स हैं, हर जगह हमारे पास सब कुछ हैं, लेकिन फिर भी इतना इजाफा क्यों हो रहा है डेंगू के मरीजों में? अरुण जी। पहले तो आपको नमस्कार, आपके चैनल में सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सबसे बड़ी जो अभी बात हमारे सामने आई कि सरकारें कई पैसा खर्च करती है, लेकिन समस्या यहाँ होती है कि वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाता, केवल और केवल कागजों में ही काम होके रह जाता है, ग्राउंड पे उतर नहीं पाता। आज हम देखें कि ड्रेनेज की समस्याएं हैं। हाँ अरुण जी, ड्रेनेज की समस्या के बारे में आप बात कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि अरुण जी के साथ हमारा संपर्क टूट गया है। तो ड्रेनेज सिस्टम की बात हो रही थी, डॉक्टर रघुवीर जी हमारे साथ सीनियर कंसल्टेंट जुड़ गए हैं। ड्रेनेज सिस्टम को लेकर हम क्या कर सकते हैं, और हम इंडिविजुअल लेवल पर, आप हमेशा बात कर रहे हैं डॉक्टर रघुवीर की इंडिविजुअल लेवल पर हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सरकार तो करेगी, लेकिन हमें सतर्क रहना पड़ेगा। ड्रेनेज सिस्टम एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, आखिर उससे इंडिविजुअल लेवल पे कैसे लड़ें? ड्रेनेज सिस्टम की जहां तक अपन बात करें, सिटी में तो सीवेज लाइन वगैरह ये सब कुछ होती है, और जहां तक प्राकृतिक आपदाओं की बात करें तो अभी जैसे बरसात का मौसम, काफी हैवी रेनफॉल हुआ, तो उसमें जरूर पानी बहुत जगह इकट्ठा रह जाता है। लेकिन ग्राम पंचायत लेवल पर देखते हैं तो वहां पर एक प्रॉपर बजट और उसकी मॉनिटरिंग की जरूरत है, क्योंकि ज्यादातर जो पेशेंट आते हैं सिटी में तो फिर भी जागरूकता होती है, ज्यादातर विलेज लेवल में कई जगह देखा गया है कि पानी बहुत दिनों तक इकट्ठा रहता है। तो वो वहां का जो सिस्टम है, पंचायत लेवल पर फंडिंग होनी चाहिए, पंचायत में जागरूकता होनी चाहिए, इस तरह के कैंप और ऐसे अभियान चलाने चाहिए जिससे पानी इकट्ठा ना हो। तो डॉक्टर साहब, क्या आप ये कह रहे हैं कि डेंगू के जैसे 50% से ज्यादा मरीज शहरों में हैं? क्या आपका ये मानना है कि शहरों में इसलिए है क्योंकि वहां का ड्रेनेज सिस्टम उतना सही नहीं है? गांव में ड्रेनेज सिस्टम फिर भी बेहतर है, लेकिन क्या ये एक बड़ी बात है, क्या एक बड़ा पॉइंट है कि इसीलिए 50% ज्यादा है क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम साहब वहां पर गड़बड़ है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ शहर में तो ड्रेनेज सिस्टम की बात तो जब ज्यादा हैवी रेनफॉल होता है तो वो कोई थोड़े ज्यादा से 2, 4, 5 घंटे या 1 दिन की बात होती है, लेकिन विलेजेस में ये प्रॉब्लम है। बहुत सारे विलेजेस में जहाँ पर नालियां नहीं है, नालियां ब्लॉक हो गई है, उसमें पानी का इकट्ठा होना बहुत आम बात है। देखिए ना डॉक्टर साहब, 50% से ज्यादा मरीज शहरों में हैं, ये आंकड़े बता रहे हैं। इस शहर में तो होंगे, शहर में पॉपुलेशन ज्यादा है, शहर में प्रॉब्लम दूसरी है। शहर में प्रॉब्लम है इंडिविजुअल लेवल पर। शहर में एक व्यक्ति अपने घर की केयर करता है, दूसरे की ध्यान नहीं रखता, एक फ्लैट वाला दूसरे फ्लैट सिस्टम को नहीं जानता। तो शहर में लेवल है जागरूकता सोसाइटी लेवल पर। ये जितने भी फ्लैट्स है, मल्टीप्लेक्स है, उनमें वो एक पर्टिकुलर सोसाइटी हो, वो ध्यान रखे इस चीज की, और घर में इंडिविजुअल जो पेरेंट्स है वो ध्यान रखे अपने, कहीं पानी इकट्ठा तो नहीं हो रहा है, कहीं अपने पुराने जूते पड़े हैं उसमें पानी हो रहा है, कहीं फ्रिज चला दिए और फ्रिज की ट्रे को कभी संभाला ही नहीं, उसमें कई बार मच्छर पनप जाते हैं, कई बार कूलर में
पानी चल रहा था, अभी कूलर की जरूरत नहीं और पानी उसमें पड़ा है, उसमें भी मच्छर पनप जाते हैं। तो ये एक हाउस लेवल, इंडिविजुअल लेवल, सोसाइटी लेवल और फिर मास कंट्री लेवल, सारी सरकार तो कर ही रही है, सरकार कर रही है, जागरूकता अभियान भी चला रही है, फिर भी हैमरिंग बहुत जरूरी है। हर लेवल पर हर सीजन में हैमरिंग करना बहुत जरूरी है। ये आपने बहुत सही बात बताया। मेरे पास समय कम है डॉक्टर साहब, जरा आपसे जानना चाहूंगा कि जो हैमरिंग की आप बात कर रही हैं, जो आप कह रहे हैं कि बार बार जागरूकता अभियान लाने की जरूरत है, अब जरा निवारण की बात करें, डेंगू से कैसे बचा जाए डॉक्टर साहब? बचने का अभी अपने जितने डिस्कशन कर रहे हैं, बचने की बात है कि ये पानी कहीं इकट्ठा नहीं हो। इम्यून सिस्टम जैसे प्रोफेसर साहब ने बताया कि इम्यून सिस्टम अच्छा होना चाहिए, अच्छा खाएं, हेल्दी खाएं, अच्छा स्वस्थ पानी पिए, है ना, अच्छे वातावरण में रहें, ये इम्यून सिस्टम सुधारने का तरीका है। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि केयर 3 टाइप की है, प्राइमरी केयर, सेकेंडरी, टर्सरी केयर। रेफरल सिस्टम इसलिए होते हैं कि जब पेशेंट सीरियस हो उसको जल्दी से जल्दी अच्छे सेंटर पर रेफर करें। आज किसी ठीक है डॉक्टर साहब, हमारे पास समय का अभाव है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा आप सभी का कि आप हमारे साथ जुड़े, और हमारे दर्शकों का शुक्रिया करना चाहूँगा कि आपने हमारे साथ डराने लगा डेंगू के इस खास पेशकश को देखा। फिलहाल इस वक्त की बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। बहुत बहुत नमस्कार।